ओके। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज जो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं वो हमारा है यूपी टीईटी का, एक मिनट, ये हमारा है यूपी टेट का जो है सीडीपी का पूरा सिलेबस मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है, बाल विकास एवं पूरा शिक्षण अधिगम जो है उसमें जितना टॉपिक है आपका, जहां जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक को मैं आपको एकदम विस्तार पूर्वक आज की क्लास में समझाने वाला हूं। टॉपिक वाइज आपको ये सिलेबस पूरा का पूरा मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए, जब भी कोई भी क्लास लीजिए ना तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए। और एक चीज मैं पहले बता दूं कि मेरी क्लास थोड़ी सी लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें चीजों को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो लंबी क्लास देख के आप पहले ही घबराया मत करिए, उस क्लास को पूरा पढ़िए। देखिए, क्लास लंबी होने से दिक्कत नहीं है, क्लास गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? क्लास में गुणवत्ता होनी चाहिए। समय भले लगे, आप जो है 20-20 मिनट करके ना 20-20 मिनट करके 4 क्लास देखेंगे तो कितना जाएगा आपका? 80 मिनट जाएगा। इससे अच्छा है आप 30 मिनट की एक क्लास देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अपना काम ऐसा होता है कि एकदम बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक लेंगे और उसके साथ हम लोग देखते हुए चलेंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। कुछ टॉपिक में मैं प्रश्न आपको बताऊंगा कैसे आते हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जैसे जैसे क्लास होती रहेगी आपको टॉपिक मिलते जाएंगे। क्लास आपकी हो सकता है कि अभी एक आध दो दिन बिना टाइम के आए, मतलब शाम को 8 बजे आपको मिल ही जाएगी, लेकिन आपको लाइव क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी तो उसमें आपका टाइम एकदम फिक्स रहेगा। ठीक है, बाकी जितने हमारे नए साथी हैं वो अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल क्या हम लोग परिवार समझते हैं, स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे आपको जितनी भी इस तरीके की क्लासेस होंगी उसकी पीडीएफ में मिल जाएगी और जो भी क्लास आनी होगी उसका नोटिफिकेशन वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आज का जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। ठीक है, पहला टॉपिक जो आपका बनेगा शिक्षा एवं मनोविज्ञान। यूपी टीईटी में यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसकी जो हमारी जानकारी होनी चाहिए वो एकदम सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे क्या है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सामान्य प्रश्न बनते हैं। मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पहले मनोविज्ञान जब शुरू हुआ तो क्या था, आत्मा का विज्ञान था कि मन का विज्ञान था? तो आपको कैसे मिलेगा, आत्मा का विज्ञान AMC करके मिलेगा और V। तो आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान, इस तरीके से इसकी जो है एक पीढ़ी चलती चली है जो अब जाकर के व्यवहार के विज्ञान पर आकर के टिकी हुई थी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है। तो ये दो ही टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका जो है यूपी टीईटी के लिए एकदम पर्याप्त काम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखिए यहां से, क्योंकि ये टॉपिक लोग छोड़ देते हैं इसीलिए मैंने प्रश्न भी यहां पर रखा है कि जैसे ये यूपी टेट में पूछा गया मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, तो आपको पता है विलियम वुंट के द्वारा कहां पर स्थापित की गई थी, लिपजिंग शहर जर्मनी में की गई थी। कब? 1875 में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है, तो ये आपको पता है प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, और एक प्रश्न और भी है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था, तो किस विषय का अध्ययन, तो अभी मैंने बताया ना AMC, पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, उसके बाद V व्यवहार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आत्मा का विज्ञान, इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी आपसे कहा कि ये भी आपको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा होगा दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे और एक एक टॉपिक का नाम लिख रहे होंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा, ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा सा समझते हुए चलिए। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे अपने दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पहले बता दिया गया। ठीक, देखिए दूसरा टॉपिक है बाल विकास, जिसमें आप वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आपको मिलते हैं, जिसमें आपका आता है वृद्धि एवं विकास। सबसे पहला चैप्टर आपको मिल जाता है, उसमें अध्ययन भी अलग अलग जो है अंतर करने को आपको मिलेगा। ठीक है, बाल विकास की अवस्थाएं, यहां से प्रश्न बनने ही बनने हैं। वेरी 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 वेरी, जितना आप इसमें लगा पाइए उतना लगा लीजिए। ये आपका चाहे यूपी टेट हो, ठीक है, यूपी टेट हो या आपका सुपर टेट हो, दोनों में प्रश्न यहां से ज्यादा बनते हैं।
इवन आपका सीटेट जो होता है ना, वहां भी प्रश्न यहां से ज्यादा बन जाते हैं, जिसमें आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और यही आपको और भी पढ़ने को मिल जाएगा एक गर्भावस्था। क्या मिल जाएगा? गर्भावस्था। तो ये आपका बाल विकास के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं? जैसे एक तो हो जाएगा वंशानुक्रम होता है, एक वातावरण होता है। वातावरण में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे समाज है, परिवार है, ठीक है, लिंग है, वैयक्तिक भिन्नता, ये सारी चीजें उसमें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका बाल विकास के अंतर्गत ये टॉपिक आपके आ गए, वृद्धि एवं विकास, बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। और उसके बाद आपका एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है बाल विकास के क्षेत्र। जैसे आपसे प्रश्न पूछता है ना, शारीरिक विकास से संबंधित हो गया, मानसिक विकास से संबंधित हो गया, ऐसे प्रश्न जब आपसे पूछे जाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत होंगे। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से पूछा जाता है संवेगात्मक विकास से, ठीक है। संवेगात्मक विकास, इसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे? मूल प्रवृत्ति पढ़ेंगे, जो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां, संवेग आप जानते हैं ना 14 होते हैं, तो वो है पहले मूल प्रवृत्तियां हैं, उनसे संबंधित संवेग होगा। और यहीं पर एक संवेगात्मक बुद्धि आपको पढ़ने को मिलेगा और संवेगात्मक विकास। ये चार चीजें आपको संवेगात्मक विकास के अंतर्गत पढ़नी होंगी। उसके बाद आपका आ जाएगा भाषा विकास, जिसमें आप जानते हैं चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत जो है एलएडी लैड करके आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर नहीं आप जानते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये चीजें आपको बताई जाएंगी। तो भाषा का विकास हो गया। नैतिक विकास में आपके 3 सिद्धांत आपको मतलब 2 सिद्धांत आपको मिलेंगे। एक है कोहलबर्ग का सिद्धांत और एक है पियाजे का सिद्धांत। तो नैतिक विकास के 2 सिद्धांत आपको पढ़ लेने हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, इसमें भी आपके प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न आपका पूछता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आपको ये 3 सिद्धांत पढ़ने हैं, जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की और ब्रूनर। तीनों सिद्धांत आपको अच्छे से पता होने चाहिए। बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन उसके प्रकार और इन्हीं सबसे प्रश्न पूछ लेता है। जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं ना, वहां से तो इतने प्रश्न पूछे गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपको हल करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे जो अगला हमारा टॉपिक आता है, अगला टॉपिक है बुद्धि। और यहां से भी वही हालत है, इतने प्रश्न बनते हैं कि पूछिए मत, है ना। देखिए कहां से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कैसे जो है आप पता करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए ये देख लेते हैं। देखिए जो जरूरी चीजें आपकी हैं उसमें आपका सबसे पहले होना चाहिए आपके पास सिलेबस। क्या होना चाहिए? सिलेबस, जो कि हम कर रहे हैं इस समय, सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद आपका होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद आपके तैयार होने चाहिए क्या? नोट्स। 3 चीजें एकदम बहुत ही जरूरी है। सिलेबस आपने देख लिया, अब सिलेबस में क्या जरूरी है, कितना जरूरी है, कहां से पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। जब आप नोट्स बना रहे हैं तो इन दोनों के हिसाब से आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, फिर परीक्षा के दौरान यही आपका काम आएगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो है नोट्स सबसे ज्यादा जरूरी होता है। किसके हिसाब से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है। तो बुद्धि में क्या क्या पढ़ेंगे आप? पेन पेपर लीजिए, फिर मैं कह रहा हूं पेन पेपर लीजिए, इसको लिखते जाइए, ठीक है। एक तो बुद्धि की परिभाषा, कई जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार बुद्धि की परिभाषा पूछ लेता है, तो सबसे पहली चीज परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। और बुद्धि के सिद्धांत हैं, कई सारे सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं जो आपको पढ़ने हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं? पहला एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? पिने ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन का है, ठीक है। इसी तरह से है बहुबुद्धि सिद्धांत, किसका है? तो आप कहेंगे होवर्ड गार्डनर का है। बहुकारक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत या परमाणविक सिद्धांत, ये किसका है? तो ये है आपका थॉर्नडाइक का। देखिए यही सारी चीजें आपसे पूछता है, इसमें केवल यही पूछेगा कि ये सिद्धांत किसका है। अगर आपको नाम पता है तो बड़े आराम से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रतिदर्श का सिद्धांत किसका है? थॉमसन का है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या संरचना का प्रतिमान सिद्धांत किसका है? जेपी गिलफोर्ड का है। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है? तो ये फिलिप बर्नन का है। और बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? मैंने ये किसका बताया? हाँ ठीक है, बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत ऊपर भी बता चुका था क्या? चलिए
चलिए आपको पढ़ना है बहुबुद्धि सिद्धांत और तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत देखिए 2 बार हो गया है ना, चलिए कोई नहीं। तो ये जो है आपको ये सारे सिद्धांत पढ़ने होंगे। अब इसमें लापरवाही मत करिएगा, समझ रहे हैं। चलिए सिद्धांत के बाद जो आपको पढ़ना है वो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक बुद्धि को प्रभावित करते हैं? तो पर्यावरण एवं आनुवंशिकता, ये 2 कारक प्रभावित करते हैं। वैयक्तिक भिन्नता वगैरह भी आपको मिलेगा यहां पर भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावकारी आपको यही मिलेगा। इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, क्लास के दौरान वो आपको एकदम अच्छे से समझाई जाएंगी। उसके बाद आपका आता है बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन एवं परीक्षण में आपका सबसे जरूरी जो होता है वो है बुद्धि लब्धि और बुद्धि लब्धि की सीमाएं। आप बुद्धि लब्धि पढ़ेंगे, आईक्यू जिसको बोलते हैं, और बुद्धि लब्धि की सीमाएं पढ़ेंगे कि कौन सी बुद्धि लब्धि का स्तर जो है उसको क्या हम बोलते हैं। जैसे जड़ बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, प्रतिभाशाली है, प्रखर है, ये सब आप पढ़ेंगे यहां पर, ठीक है। और बुद्धि परीक्षण भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यहां से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहां पर बुद्धि मापन एवं परीक्षण में 3 आपके मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया, बुद्धि का प्रत्यय किसने दिया, तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका चौथा टॉपिक होगा व्यक्तित्व। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब व्यक्तित्व के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले व्यक्तित्व की परिभाषा पढ़नी है। जो आलपोर्ट आप जानते हैं ना, सबसे ज्यादा चर्चित परिभाषा किसकी है, वो आलपोर्ट की है। लेकिन 1-2 परिभाषाएं और आपको पढ़नी होंगी, क्या पता, क्योंकि ये प्रचलन में आ गया है आलपोर्ट का, क्या पता उससे हटके कुछ पूछ ले, है ना। तो वो आपको यहां पे पढ़ना होगा। व्यक्तित्व के प्रकार बहुत बार पूछता है, व्यक्तित्व के सिद्धांत है कुछ, वो भी आपको पढ़ने हैं, और व्यक्तित्व मापन की विधियां भी आपको पढ़नी है। जैसे टीएटी है, सीएटी है, ये सब विधियां जो है वो भी आपको, हरमन रोडसा से आई धब्बा परीक्षण, ये सब यहां पर आपको पढ़नी होंगी। ये तो केवल आपसे वही पूछ लेता है ना, कौन सी विधि किसने दी है, किसकी है, बस इतना ही आपसे पूछ लेता है, या कौन सी विधि किसके मापन में प्रयोग में लाई जाती है। क्योंकि जो टीएटी सीएटी है, लोग कहते हैं बुद्धि मापन में आती है कि व्यक्तित्व मापन में आती है, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है जब आप परीक्षा में बैठते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी व्यक्तित्व के सिद्धांत देखिए यहीं पर इलेक्ट्रा है, आपिडस है, ये सब यहीं पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका काम यहाँ पे बढ़िया होगा, एकदम आपके समझ में भी आएंगी चीजें। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता से प्रश्न हमेशा बने हैं, ठीक है। अभी तक जितने टॉपिक बताए, हर टॉपिक से प्रश्न हर बार पेपर में बनते हैं। प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे हम लोग ना, तो सब आपको समझ में आएगा, सब दिखेगा। सृजनात्मकता की परिभाषा आपको पढ़नी है, इसके प्रमुख तत्व आपको पढ़ने हैं, इसकी अवस्थाएं पढ़नी है। ये मैंने इसलिए बताया, देखिए प्रमुख तत्व केवल आपको ये पता करने हैं कि कौन कौन से हैं, प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी है, यही अगर आप जानते रहेंगे ना तो भी आपका परीक्षा में उत्तर जो है मिल जाएगा, आपका प्रश्न एकदम सही हो जाएगा। कुछ सिद्धांत हैं इसके, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे प्रमस्तिष्क का सिद्धांत है, ये सब है, वो पढ़ेंगे। और सृजनात्मकता को बढ़ाने की विधियां, यहां पर एक विधि हमेशा पूछी जाती है ना, जैसे मानसिक उद्वेलन विधि। कौन सी? मानसिक उद्वेलन विधि, या आप कह सकते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, ऑसबोर्न के द्वारा दी गई थी ना। ये बार बार पूछता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब यहां पर कुछ और टॉपिक हैं जिनको केवल एक सामान्य तौर पे आपको देख लेना है। कौन से टॉपिक है? जैसे वैयक्तिक भिन्नता एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये बार बार पूछ लेता है, तो इसको एक बार आप देखेंगे। चिंतन तर्क एवं कल्पना, तो यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। चलिए, एक चिंतन होता है आपका अपसारी, ठीक है, अपसारी, और एक होता है आपका अभिसारी, ठीक है। तो इसमें से बताइए, अगर कोई बालक सृजनात्मक है तो उसके अंदर कौन सा चिंतन होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा, ठीक है। समस्या समाधान के बारे में थोड़ा सा समझना है आपको, क्योंकि एक बार प्रश्न यहां से यूपीटीईटी में पूछा गया, तो क्या पता पूछ ले। परिभाषा इसकी एक बार देखनी है, समस्या समाधान की कुछ विधियां हैं ये समझनी होंगी, और समस्या समाधान के प्रमुख चरण, यहीं से प्रश्न पूछा गया था, समस्या समाधान के प्रमुख चरण से। तो देखिए, एक जॉन डीबी, आप पता है, जानते हैं, जॉन डीबी का नाम आपको पता है, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने बताया था 5 चरण इन्होंने बताए थे समस्या समाधान के। पहला चरण था पहचान,
समस्या की, फिर परिकल्पना का निर्माण है, तथ्यों का संग्रहण है, निष्कर्ष प्राप्त करना और परिकल्पना का परीक्षण करना। ठीक है, तो इसमें प्रश्न क्या बना था, समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा है, तो क्या करना है, समस्या की पहचान करना है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन जाते हैं, इसलिए एक बार हमको वो भी देखना है। अगर नहीं भी याद है पांचों चरण, लेकिन तब भी आप समझेंगे पहला क्या करते हैं, समस्या को हम पहचानते हैं, उसको समझते हैं, फिर ना उस पर कुछ काम करेंगे। पहले समझ लेंगे, फिर उसके बारे में कुछ परिकल्पनाएं बनाएंगे कि कैसे क्या करना है, फिर उससे संबंधित तथ्यों का संग्रहण करेंगे, फिर वहां से हम एक निष्कर्ष पे जाएंगे। जब निष्कर्ष पे पहुंच गए तो फिर हम उसका परीक्षण करेंगे कि हमने जो जो किया वो किस तरीके से किया, सही है या गलत है, उसका परीक्षण किया जाता है, तब जाकर के समस्या समाधान होता है। समझ गए आप? तो समस्या समाधान के बारे में सामान्य सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बहुत ज्यादा उलझने वाला काम नहीं करना है कि इतना उलझ जाइए कि समझ में ना आए कि अब आगे क्या करना है, ऐसा नहीं है। जो भी चीज पढ़िए एकदम क्लियर कट पढ़िए, जैसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है उसी हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, देखिए अगला आपका टॉपिक आ जाएगा सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत, नया और बढ़िया एकदम। क्या इसमें पढ़ना है आपको, इसके बारे में पहले इसका अर्थ एवं सिद्धांत पढ़ लेंगे और उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से पेडागॉजिकल क्वेश्चन बन जाते हैं प्रभावित करने वाले कारक से। उसके बाद आपको अधिगम की विधियां पढ़नी है। अब अधिगम की कौन कौन सी विधियां होती है कि बच्चा कैसे सीखता है, किन विधियों से, तो करके सीखना, अनुकरण विधि, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, खेल विधि और भी कुछ विधियां आपको वहां पे बताई जाएंगी। ठीक है, और सबसे जरूरी यह है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो वर्तमान परिवेश चल रहा है इसमें शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन सा होता है, तो शिक्षण का अगर केंद्र बिंदु है, पूरे शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम होता है, शिक्षार्थी होता है, विद्यालय होता है, क्या होता है शिक्षा का केंद्र बिंदु, ये भी आपको जाकर के कमेंट बॉक्स में खट से टाइप कर देना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी अधिगम की विधियां। तो क्या हो गया, अर्थ, कुछ इसके सिद्धांत हो जाएंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे और अधिगम की विधियां हो जाएंगी। आप ऐसे ही क्लियर करके एकदम चलेंगे, तब जाकर के आपको लगेगा कि आपने इस चीज को पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब उसके बाद है आपकी अधिगम की प्रक्रिया में क्या क्या आपको पढ़ना है। अधिगम की प्रक्रिया में आपके सामने सबसे पहले आएगा अधिगम वक्र। ठीक है, 3 प्रकार के आपको वक्र मिल जाएंगे। उसके बाद अधिगम पठार क्या होता है, यहां से प्रश्न बनता है, और अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको पढ़ना है। तो ये अधिगम में आपके उतने सारे टॉपिक ऊपर हो गए। फिर आपको पढ़ने हैं अधिगम के नियम। ठीक है, अभी आपने अधिगम की विधियां पढ़ ली और आपने पढ़ लिया प्रक्रिया कि अधिगम वक्र है, पठार है, स्थानांतरण है। उसके बाद आपका है अधिगम का नियम। अब आपको पता है अधिगम का नियम किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने का नियम या अधिगम का नियम क्या है उनका नियम, तो उन्होंने नियम को 2 भाग में बताया। कौन सा, एक मुख्य नियम या जिसे प्राथमिक नियम कहते हैं, दूसरा था गौड़ नियम या जिसे द्वितीयक नियम कहा जाता है, जिसमें प्राथमिक में उन्होंने कितना दिया, 3 नियम दिया, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम एवं तत्परता का नियम। और गौड़ में कितने नियम है, 5 नियम है। तो इन्हीं जो है 5 ये और 3 ये, 8 अधिगम के नियम आपको पढ़ने होंगे और अधिगम के प्रमुख सिद्धांत आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हो गए, नियम हो गए और अधिगम की विधियां हो गई, ये आपको आराम से पढ़ने। अब अधिगम के प्रमुख सिद्धांत में जैसे शिक्षण अधिगम के प्रमुख सिद्धांत जो क्लास हम लोग इस समय कंटिन्यू कर रहे थे, कौन सी है, देखिए एक तो आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत जो कि मैंने कल वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत आपका है। ठीक है, पावलोव के सिद्धांत को हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। कोहलर का सिद्धांत है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिसे कहते हैं, हल का सिद्धांत है, ये हल है, हल का पुनर्बलन का सिद्धांत है, टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है, बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। हालांकि इसको हम लोग सामाजिकरण में पढ़ लेंगे, लेकिन यहां पर जो जरूरी चीजें आपको बताई जाएंगी, गयने की अधिगम सोपानिकी से प्रश्न पूछा जाता है, तो गयने की अधिगम सोपान की हम लोग यही अधिगम में ही कवर कर लेंगे ताकि आपका काम हो जाए। और यहां पर एक और चीज है, शिक्षण के स्तर, कौन सा, शिक्षण के स्तर। ठीक है, बोध स्तर, स्मृति स्तर, ये सब स्तर भी 3 स्तर है जो आपके, वो स्तर भी हम लोग यहां पर कवर कर देंगे। ठीक है,
अगर सिलेबस में यहाँ पे मैंने, वैसे हो सकता है कि आपको शिक्षण के स्तर, देखिए कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है। अगला आपका है शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएं। तो शिक्षण के स्तर में शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएं, तो सबसे पहले आपको शिक्षण का अर्थ एवं सिद्धांत पढ़ना होगा। उसके बाद है शिक्षण की विधियां, ठीक है, शिक्षण की विधियां, शिक्षण के सूत्र आपका है, और शिक्षण की नवीन विधाएं। ये सब आपको कहां पे बढ़िया से मिलता है, तो ये सब आपको मिलेगा SCERT की जो किताब होती है BTC वाली, DLED वाली, वहां पे बहुत ही बेहतर तरीके से ये चीज आपको दी गई होती है, वहां से आपको पढ़ लेना होगा, ठीक है। जैसे आगमन विधि है, निगमन विधि है, खेल विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो अब आप कहेंगे ह्यूरिस्टिक विधि, चलिए एक प्रश्न भी आप बता दीजिए, ह्यूरिस्टिक विधि जो है इसके प्रतिपादक कौन थे, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख देना, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे। चलिए ठीक है, इसके बाद कुछ नए इसमें और टॉपिक आपको पढ़ने, सूक्ष्म शिक्षण, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण आपको पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना है। छोटा टॉपिक है, आराम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद शिक्षण के आधारभूत कौशल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपके जरूर बनते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां पे आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि जो पूर्व ज्ञान है, क्या है, पूर्व ज्ञान है, ये किस शिक्षण कौशल में प्रयोग किया जाता है, किस शिक्षण कौशल में पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में भी जाके लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको शिक्षण स्तर पढ़ने हैं, जैसे मैंने बताया ना, ज्ञान, बोध, स्मृति स्तर जो होते हैं, ये स्तर आपको पढ़ने हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी, बहुत गहरी जानकारी की जरूरत नहीं है। उपलब्धि परीक्षण, क्या करना है, उपलब्धि परीक्षण करना है। जैसे आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको एक उत्तम परीक्षण की विशेषताएं पता होनी चाहिए। किसकी विशेषता, उत्तम परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती है, जैसे विश्वसनीयता ज्यादा होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ये सब जाकर के इसमें पढ़ना हम लोगों को, यहां से प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक। दूसरी चीज आपको पढ़ना है उपचारात्मक शिक्षण, कौन सा, उपचारात्मक शिक्षण पढ़ना है, और पढ़ना है निदानात्मक शिक्षण। क्या पढ़ना है, निदानात्मक परीक्षण जो होता है वो आपको करना है, क्या है, निदानात्मक। तो ये तीन चीजें यहां पर आपको पढ़नी है, और एक नंबर आपका एकदम क्लियर हो जाना है यहां से। उसके बाद आपका आ जाता है क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, एकदम सामान्य सी जानकारी लेनी है। ये भी आपको SCERT की किताब में आपके जरूरत भर की चीज उसमें मिल जाएगी, जो आपके UP TET में पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद आपका टॉपिक आता है समावेशी शिक्षा, कौन सा है, समावेशी शिक्षा। यहां से प्रश्न हर बार पूछा गया है, क्या है, हर बार प्रश्न पूछा गया है। एकदम बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस उसमें कुछ फैक्ट हैं जो आपको रट लेने हैं, जो आपको तैयार कर लेने हैं। क्या क्या इसमें है, देखिए इसमें आपका टॉपिक आता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जो शारीरिक रूप से श्रवण बाधित हैं या दृष्टि बाधित हैं, या इस तरीके के विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आपको पढ़ने हैं। दूसरी चीज आपको पढ़नी है कि इनके लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, NIVH होता है, NIOH होता है, NIHH होता है, ठीक है, और एक होता है आपका VOH, एक होता है हियरिंग का है, ऑर्थो है, विजुअल है, एक और होता है आपका मेंटल, NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड मतलब दृष्टि बाधित होंगे, आर्थो हैंडीकैप्ड मतलब अस्थि बाधित होंगे, हियरिंग हैंडीकैप्ड होंगे मतलब श्रवण बाधित होंगे, और मेंटल मतलब मानसिक, जो कि सिकंदराबाद में है। कहां पर है, सिकंदराबाद में है। ये आपका विजुअल है मतलब दृष्टि वाला है, देहरादून में है। ये आपको आर्थो है मतलब ये शायद कोलकाता में है, और हियरिंग वाला आपका मुंबई में है। तो ये चार आपको याद करने हैं, कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, रट लेना है। उसके बाद आपका आ गया अधिगम अक्षमता, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है, अधिगम अक्षमता आपको पढ़ना है। अधिगम अक्षमता क्या है, तो आपको पता है ना, जैसे डिस्लेक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया है, अफेजिया है, डिस्ग्राफिया है, ये सब आपको याद कर लेने एकदम बढ़िया से। और बाकी जो अभी आपने पूरा का पूरा PDF देखा है, ये PDF आपको कहां पर मिल जाएगा, अगर आप नहीं लिख पाए हो तो भी ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम परिवार जो हमारा है स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल, यहां पर आप जा करके इसको ले सकते हैं। मतलब ये PDF वहां पर उपलब्ध करा दिया जाएगा,
आप अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो नोट भी आपको नहीं करना पड़ेगा, ये वहां पर पूरा का पूरा पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में भी आई होंगी। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे, बहुत लंबा नहीं, जितनी जरूरत की चीज है उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, जल्दी ही वो भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाकी आप लोग क्लास तब तक अटेंड करते रहिए, क्लास में ज्यादातर चीजें आपकी यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, बाकी उसको कवर करना है, कैसे कवर करना है ये हम लोग धीरे धीरे करके करते चलेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक और उसको एकदम क्लियरली हम लोग पढ़ेंगे, और उतनी चीजें आपको चाहिए जो यूपी टेट और सुपर टेट में आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास एकदम अच्छे से समझ में भी आई होगी, और आप इसी के हिसाब से एक एक टॉपिक जहां से भी आपको मिले सर्च करके पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या, मैं बिल्कुल आपको यहां पर भी उपलब्ध कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।